हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट में देखने वाले हैं मैसूर का जो क्षेत्र है उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम दो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे हैदर अली के बारे में भी हम डिटेल में पूरी जानने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो आइए इसको आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम मैसूर क्षेत्र से। मैसूर का जो क्षेत्र था यह कहा गया कि इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी विजयनगर साम्राज्य के बारे में होनी चाहिए। हालांकि जो विजयनगर साम्राज्य का जो हिस्सा है वह मेडाइवल इंडिया मतलब कि जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका हिस्सा है, पर फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत होती है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का जो हिस्सा है वह क्या हुआ कि 1565 में एक युद्ध देखने को मिला जो आपको पता होगा, इसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। जिसे तालीकोटा का जो युद्ध है इसे बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। जो तालीकोटा का युद्ध 1565 में जब देखने को मिला तो किन किन के बीच में देखने को मिला, यह विजयनगर साम्राज्य और दक्कन का एक गुट, दक्कन का जो एक समूह था उनके बीच में यह युद्ध हमें देखने को मिला। और उन दक्कन के गुटों में कौन कौन से क्षेत्र थे, तो अहमदनगर का क्षेत्र था, गोलकुंड, बीजापुर, बरार और बीरर का जो क्षेत्र था यह उसमें हमें देखने को मिला था। चूँकि इन सारे गुटों का जो दबदबा था और जो सैन्य शक्ति थी काफ़ी शक्तिशाली साबित हुई इस विजयनगर साम्राज्य पे, इसके कारण क्या हुआ कि इस विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है। जब इसकी हार हो जाती है तो विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे अलग अलग प्रांत बोल सकते हैं या क्षेत्रों में क्या हुआ, उसका विघटन होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, टूटने लगा। कहने का यहाँ सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मान लिया जाए कि जैसे कि ये एक विजयनगर साम्राज्य है। जब युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य की जब हार हुई तो ये छोटे छोटे हिस्सों में क्या हुआ कि ये बटने लग गया। उन्हीं में से एक जो हिस्सा बना जिसे हम मैसूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझा कि मैसूर कहाँ से इस पूरे लाइमलाइट में आया। मैसूर को समझने के बाद आप समझते हैं 1399 में क्या हुआ, एक वोडियार वंश की स्थापना की गई यदुराय वोडियार के द्वारा। वोडियार वंश जो था वह भारत का एक हिंदू वंश था। हिंदू वंश जो था यदुराय वोडियार के द्वारा 1399 में इस वोडियार वंश की स्थापना की गई थी। और जब इस विजयनगर साम्राज्य का जब विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ और मैसूर उसमें से एक छोटा सा क्षेत्र मैसूर बन के जब उभरा तो इन्होंने इस जो वोडियार जो वंश था इन्होंने क्या किया, इस मैसूर में अपना एक स्वतंत्र शासन का एक स्थापना किया। इस वोडियार जो वंश था जिसे वोडियार वंश भी कहते हैं या वाडियार वंश भी कहते हैं, इसने क्या किया, मैसूर में एक स्वतंत्र शासन शुरू किया। और यह 1399 से इस वंश की शुरुआत हुई थी, एक हिंदू वंश की शुरुआत हुई थी और चलते चलते लास्ट इसके जो शासक बने थे वो बने थे चिक्का कृष्णराज सेकंड। चिक्का कृष्णराज सेकंड जो थे 1734 से 1761 तक, मतलब कहा जाए कि लगभग 1399 से 1761 तक, मतलब कितना हुआ, लगभग मोर देन 350 ईयर्स, मतलब 360-61 साल 62 सालों तक ये इन योडियार या वाडियार जो वंश है इनका शासनकाल चला। शासनकाल तो चला गया पर साथ ही साथ क्या हुआ, जैसे जैसे राजा आगे वोडियार वंश के बढ़ते गए, शासन का थोड़ा कमज़ोर पड़ता गया, राजा समर्थवान नहीं हुए और परेशानियां काफ़ी देखने को यहाँ पे मिलने लगी। जब इसके आखिरी जो राजा बने चिक्का कृष्णराज द्वितीय, तो इनके दरबार में दो शख्सियत देखने को मिली। एक था नंदराज, दूसरा था देवराज। ये चिक्का कृष्णराज क्या थे, यहाँ महज एक कठपुतली के तौर पे काम रह गए। असली जो सत्ता की जो पावर थी, जो शक्ति थी, ये नंदराज और देवराज इन दोनों मंत्रियों के हाथ में थी। जो नंदराज था वह इस दरबार में वित्त मंत्री के पोस्ट पे था और देवराज एक सेनापति के पोस्ट पे था। ये सेनापति था, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर था। यहाँ पे थोड़ा समझने की वाली बात होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज या थोड़ी सी डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यह जो नंदराज था इसने क्या किया था कि जब दक्षिण के हिस्से में जब क्या हुआ था कि सेकंड कर्नाटक युद्ध जब देखने को हमें मिला था 1749 से क्या हुआ था 1754 के बीच में, उसी दौरान क्या था, इस नंदराज ने अंग्रेजों से जाके मिल गया था। नंदराज किससे मिला था, तो ब्रिटिशर से जाकर के मिल गया था। और ब्रिटिशर्स के मिलने के साथ ही इसने क्या किया, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है तिरुचिरापल्ली को इसने अपने कब्जे में इस नंदराज ने जीत करके ले लिया था। अब यहाँ पे क्या था कि
पावर्स इन दोनों मंत्रियों के हाथ में थी, ये दोनों शासन चला रहे थे और चिक्का कृष्णराज महज एक कठपुतली के तौर पर रह गया था। और इसी के दरबार में, नंदराज के दरबार में एक शख्सियत, एक इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है हैदर अली। अब हैदर अली कैसे इसके दरबार में आया, कैसे एक सेनापति बना, इसको समझने से पहले समझते हैं हैदर अली के जो पिता थे वह एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। चूँकि पिता सैन्य अधिकारी थे, सैन्य शक्ति से बिलोंग करते थे, तो इसलिए बचपन या शुरुआती दौर से ही कहा जा सकता है कि हैदर अली का क्या था, एक रुझान जो था वो सारी एक सैन्य, एक कहने का मतलब होता है ना कि एक पॉलिटिशियन का बेटा में क्या होती है कि एक इनबिल्ट पॉलिटिशियन की क्वालिटी आ जाती है। एक आर्मी वाले के देश में, परिवार की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं हाथ था कि इसके जब पिता सैन्य शक्ति से थे तो बेटे में भी एक सैन्य शक्ति वाले गुण अपने आप आ चुके थे। जो हैदर अली था तो वो क्या था कि उतना ये पढ़ा लिखा नहीं था, कहा जाता है कि ये अनएजुकेटेड था, परंतु अशिक्षित अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी इसमें सैन्य शक्ति की काफ़ी ज़्यादा इसमें गुण देखने को मिले। ये काफ़ी समर्थवान था, अपने कीन इंटेलेक्ट मतलब कि सोच वो सूझबूझ के तरह से ये जाना जाता था। इसका जो जन्म हुआ था वो होता 1721 में, 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली के जन्म होने के बाद जैसे मैंने बताया इसके पिता सैन्य शक्ति में अधिकारी थे, तो वहाँ पे सैन्य शक्ति में इसका आना जाना लगा रहता था। और ये नंदराज से कि वहाँ पे नंदराज इस पे मतलब इसकी नज़र थी नंदराज की हैदर अली पे। फिर क्या हुआ कि चूँकि ये जब वित्त मंत्री ये रहे नंदराज और देवराज जब सेनापति रहे और ये एक महज कठपुतली रहेगा चिक्का कृष्णराज, तो यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं संघर्ष देखने को मिला। किन किन के बीच में, मराठा पेशवा के बीच में और जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे इनके बीच में क्या था कि ये संघर्ष देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसी संघर्ष के कारण क्या हुआ था कि इधर क्या था कि मतलब कि 3 कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिल गया। पिछले लेक्चर में बताया था कि पहला तो 2 जो युद्ध था तो मान लिया गया कि हाँ वो एक तरह से यूरोपियन देशों में, ऑस्ट्रिया या फिर अलग अलग देशों में जब ये एक संघर्ष देखने को मिला तो वहाँ पे देखने को मिला। पर द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि निज़ाम और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, मतलब हैदराबाद का जो निज़ाम था और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, इन दोनों के बीच में एक युद्ध देखने को मिला जहाँ पे जो फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे, इन दोनों ने को यहाँ पे मौका मिल गया अपना हाथ साफ करने का। तो यही कारण था कि 1755 में इन दोनों कंट्रोवर्सीज और इन दोनों की जब एक संघर्ष देखने को मिला मराठा पेशवा और इन निज़ामों के बीच में, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मैसूर पे कब्जा कर लेना चाहते थे जो मराठा पेशवा थे, और जो साथ ही साथ अंग्रेज भी यही चाहते थे, और जो ये क्या बोला मैंने कि जो मराठा पेशवा हो गए और हमारे निज़ाम हो गए हैदराबाद के। यही कारण कि 1755 में क्या हुआ कि इस हैदर अली के नेतृत्व में क्या किया कि दिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की गई, एक न्यू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की गई दिंडीगुल में। अब क्या हुआ, ये बनाया जो दिंडीगुल में जो शस्त्रागार बनाया गया था ये बनाया गया फ्रांसीसियों की मदद से। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंदराज ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया द्वितीय कर्नाटक युद्ध में और इसने त्रिचिरापल्ली का हिस्सा जो तमिलनाडु का क्षेत्र में आता है इसको जीत लिया। जब शस्त्रागार की स्थापना हुई तो यहाँ पे फ्रांसीसियों ने मदद करी इस हैदर अली की, और इसका 1755 में जस्ट मतलब जैसे ही दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ उसके बाद 1754 में युद्ध खत्म हुआ, 75 में इन्होंने क्या किया कि एक शस्त्रागार की स्थापना कर दी और इस दिंडीगुल का फौजदार क्या किया गया, इस हैदर अली को बना दिया गया। चूँकि संघर्ष तो कम नहीं हो रहा था, कर्नाटक का जो क्षेत्र था या फिर हैदराबाद का निज़ाम का जो क्षेत्र था, या फिर हम बोलते हैं कि अंग्रेज़ों की जो चाह थी, यही कारण था कि 1761 में इन संघर्षों के बीच में क्या हुआ कि मैसूर पे थोड़ा सा एक बोलते हैं कि काले बादल देखने को मिले, मतलब कि संघर्षों का दौर देखने को मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि हैदर अली ने बहुत ही सूझबूझ से उस समस्याओं को निजात दिलाया और मैसूर को एक स्वतंत्र मैसूर बनाने में काबिज रखा, जिसके कारण 1761 में क्या किया हैदर अली ने इस नंदराज को क्या किया कि हटा करके और खुद मैसूर के शासक बन गए। देखिए यहाँ पे हैदर अली क्या थे, एक मुसलमान थे। पिछले लगभग 300-350 सालों से क्या था कि एक हिंदू वाडियार वंश का शासन चल रहा था इस मैसूर में, परंतु एक प्रथा चली आ रही थी। यही कारण था कि मुस्लिम होने के बावजूद भी हैदर अली ने क्या किया कि वो देवी के मंदिरों में दान दिया करते थे। उन्होंने कुछ सिक्के चलाए थे जिनमें देवी पार्वती, शंकर के और विष्णु के जो एक आकृतियाँ होती हैं, एक कलाकारियाँ होती हैं, उन सिक्कों पे हमें देखने को मिला। और जब हैदर अली इस मैसूर का जब शासक बना तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपनी आर्थिक मजबूती करी,
अपनी उसने क्या किया कि जितने भी सैन्य शक्ति थी उसको मजबूत किया और उसने बिदनौर, सुंडा, कैनरा, सेरा और मालाबार के क्षेत्रों पे कब्जा किया। ये बहुत ही कम समय में कब्जा किया। 1761 में तो बना ही, लगभग 5 सालों में ही इसने सारे कब्जा कर लिया। और एक और बात थी कि ब्रिटिशर्स का साथ ना लेकर के इसने फ्रांसीसियों का साथ लिया एक शस्त्रागार बनाने में। तो ब्रिटिशर्स के पास एक ये भी नज़र थी कि कैसे इसको हटाया जाए। यही कारण था कि 1766 में हमें प्रथम फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध देखने को मिला। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हमें देखने को मिला, जो कि 3 सालों तक चला, 1766 से 1769 पे। इस युद्ध में हुआ क्या कि ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स, निज़ाम और मराठा पेशवा, इन तीनों ने मिलकर के मैसूर पे आक्रमण कर दिया। परंतु यहाँ पे हैदर अली की सूझबूझ और उसकी समझदारी का यहाँ पे नमूना देखने को मिला। और उसने क्या किया कि जो मराठा थे और जो निज़ाम थे, इन दोनों से के साथ क्या किया, इस हैदर अली जा करके उनको अपने में मिला लिया और ब्रिटिशर्स जो थे वो अकेले पड़ गए। कारण क्या हुआ कि इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिशर्स की बुरी तरह से हार होती है और उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक, ब्रिटिशर्स को शर्मनाक संधि करनी पड़ती है, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि करनी पड़ती है। क्योंकि इस प्रथम युद्ध के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था। इस नुकसान और इसे जो कि बोलते हैं ना कि एक पूरा कियोस माहौल में फैल गया था, पूरा चारों तरफ हो हल्ला या फिर एक अशांति फैल चुका था। इसी के कारण एक संधि करी गई, शर्मनाक संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि करी गई 4 अप्रैल 1769 में। 1769 में मद्रास की संधि करी गई अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। इसमें होता क्या है कि जीते हुए क्षेत्र सबको रिस्टोर कर दिया गया। जो जो क्षेत्र जीते थे सबको वो क्षेत्र उनको लौटा दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि जब भी मैसूर पे कोई विदेशी या कोई बाहरी जब आक्रमण होगा तो अंग्रेजों को मैसूर का साथ देना पड़ेगा। ये बात यहाँ तक डील हो जाती है। और इसी के साथ, इस संधि के साथ क्या होता है कि ये पूरा की पूरी लड़ाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर खत्म यहीं पे हो जाती है। परंतु अब होता क्या है कि जैसे ही संधि हुई उसके लगभग 2 सालों बाद क्या हुआ, मराठों ने क्या किया, फिर से मैसूर पे आक्रमण कर दिया। 1771 में मराठों ने आक्रमण कर दिया। अब संधि में बात हुई थी क्या कि अंग्रेजों को मैसूर का साथ देना पड़ेगा जब भी कोई बाहरी आक्रमण होगा तो, या किसी भी तरह का अगर आक्रमण होता है तो। परंतु क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया मैसूर का, क्योंकि उन्हें एक संधि जो थी वो शर्मनाक संधि थी, तो उसका एक बदला लेना चाहते थे मैसूर से, हैदर अली से, जिसके वजह से साथ नहीं दिया। और 71 में जब मराठों का जब मैसूर पर आक्रमण हुआ तो मराठा यहाँ पे जीत जाते हैं, मैसूर पे अपना दबदबा बनाने में मतलब सफल हो जाती हैं। कारण क्या रहा कि हैदर अली को अपना मैसूर खुद को बचाने के लिए क्या हुआ, इससे 36 लाख रुपए मराठों को देना पड़ा शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। और साथ ही साथ कुछ वार्षिक जो क्या था एक रेवेन्यू, एक आय भी उनको देने पे किया गया। अब चूंकि इस घटना से क्या हुआ, हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। हैदर अली मतलब बहुत गुस्से में रहा अंग्रेजों के खिलाफ। फिर क्या हुआ, 1780 में अंग्रेजों ने क्या किया कि माहे के क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। और ये जो माहे का क्षेत्र था इसका देख रेख और जो नेतृत्व था ये हैदर अली करता था। परंतु ये जो माहे का क्षेत्र था यह फ्रांसीसियों के अंडर में आता था। फ्रांसीसियों का अंडर में आता था माहे का क्षेत्र, हैदर अली के प्रोटेक्शन में था। हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों के देख रेख में उसने शस्त्रागार की स्थापना करवाई थी। यही कारण था कि अंग्रेजों ने जब माहे पर आक्रमण किया, और उस वक्त जो लीड कर रहे थे सेकंड एंग्लो मैसूर वार वो कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। और 1780 से लेकर 1784 तक जो दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार देखने को मिला, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर युद्ध जिसे कहते हैं, ये 4 सालों तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पे ये माहे पर जब आक्रमण किया तो हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे युद्ध का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो था उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। युद्ध चला, काफ़ी भयानक युद्ध हुआ, दोनों साइड से काफ़ी क्षतियाँ हो देखने को मिली। हैदर अली के भी काफ़ी सिपाही मारे गए, अंग्रेजों के भी काफ़ी लोग मारे गए। 1781 में क्या होता है कि हैदर अली को एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर आयरकूट। इस सर आयरकूट का सबसे अहम योगदान हमें देखने को मिला था जो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, इसमें हमें इसका देखने को मिला था कि किस प्रकार इसने क्या किया था कि फ्रांसीसियों को हराने में इसने एक अहम योगदान निभाया था। 1781 में सर आयरकूट ने क्या किया, हैदर अली को पराजित कर दिया।
परंतु हैदर अली यहाँ से शांत नहीं रहा। उसने फिर से क्या किया, 1782 में हैदर अली ने ब्रेथवेट के साथ एक युद्ध लड़ा। हैदर अली और ब्रेथवेट के साथ 1782 में काफ़ी भयानक युद्ध देखने को मिला, जहाँ पे हैदर अली ने ब्रेथवेट को हरा तो दिया, परंतु इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली बुरी तरह से घायल हो गया। उसका शरीर पे कई सारे, क्योंकि क्या था कि जब से हैदर अली ने सत्ता संभाली 1761 से, तब तक जो छोटे छोटे इस युद्ध को लड़ ही रहा है। एक बोलते हैं कि एक चैन, एक आराम, एक स्टेबिलिटी तो उसको कभी मिली ही नहीं। हमेशा से युद्ध ही लड़ते आ रहा है। कभी अंग्रेज़ों से लड़ रहा है, कभी मराठों से लड़ना पड़ रहा है उसे, कभी निज़ामों से देखना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और जब ब्रेथवेट की लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में क्या हुआ कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। और यही कारण था कि 1782 में क्या होता है कि जब इस सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा होता है, उसी वक्त 1782 में इस हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इस हैदर अली का एक बेटा होता है जिसको कहा गया टीपू सुल्तान। नाम आपने सुना होगा टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान भी था तो वो थोड़ा सा कट्टरपंथी था। टीपू सुल्तान ने इस सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का फिर से इसके पिता के मरने के बाद, हैदर अली के मरने के बाद, इसने अपना कार्यभार संभाला और अपना नेतृत्व इसने संभाला। और ये युद्ध कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसमें मतलब मैसूर की विजय होती है, कुछ ने कहा कि नहीं, ये ड्रॉ युद्ध था, मतलब कि इसका कोई सामूहिक निदान नहीं निकल पाया। 1784 में जब युद्ध का इसका ख़त्म होता है, 11 मार्च 1784, 11 मार्च 1784 में एक ट्रीटी होती है, मैंगलोर की ट्रीटी, संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसे मैंगलोर की संधि कहा गया। इस संधि में कहा गया सेम इसी की तरह कि जो जो जीते हुए क्षेत्र थे वह दोनों पक्षों को जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए गए, और जो जो प्रिजनर, जो जो बंदी भी बनाए गए थे युद्ध में या इससे पहले, वो भी सबको क्या किया गया कि इसे लौटा दिया गया। अब क्या हुआ कि यहाँ तक क्या हुआ कि ये पूरी तरह से हमारा ये एक युद्ध 1784 में क्या हुआ, ख़त्म हो गया है। और इसके बाद जो मैसूर की जो सत्ता संभाली उसी टीपू सुल्तान ने संभाली। टीपू सुल्तान के रीजन में 2 और एंग्लो मैसूर देखने को हमें मिलते हैं, जो कि हम बात करेंगे। टीपू सुल्तान की क्या अहम भूमिका रही, किस प्रकार वो सत्ता में आया, क्या उसकी पॉलिसी रही थी, इसको हम अपने अगले वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ, इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उसमें बचे हुए 2 एंग्लो मैसूर युद्ध को हम देखेंगे। टीपू सुल्तान का देखेंगे, किस प्रकार हम देखेंगे कि जैकोबिन क्लब का भी मेंबर टीपू सुल्तान रह चुका है। इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।